Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the allergies. So mainly, there is a varieties of substances available which are responsible for the various type of allergies in human as well as animals. तो mainly ये जो substance है जो कि एक particular allergy के लिए responsible है उसे हम बोलते हैं allergens. तो ये एलर्जेंस जो हैं वो बहुत ही वाइड वैरायटी है. फॉर एग्जांपल पॉलन ग्रेन्स, माइट्स, डस्ट, एनिमल डेंडर, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो हमारी बॉडी जो है उनकी अगेन एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करती है. सो मेनली the excreted response of immune system to that particular allergens that are present in surrounding environment is mainly known as allergy. तो ये एलर्जी जो है वो मेनली हमारी बॉडी में जैसे ही कोई एलर्जेंस जो है जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो हमारी बॉडी जो है वो उन्हें एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगी और उनके अगेंस्ट जो है वो एक तरह का एक्सक्रीटेड जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करेगी इन फॉर्म ऑफ एलर्जी. सो मेनली जब हमारी बॉडी में किसी भी सब्सटेंस की एलर्जी होती है और वो सब्सटेंस दैट इज़ एलर्जन वो जैसे ही एंटर होगा तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है यानी कि IgE उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो मेनली एलर्जीज जो है वो अगर हम सिंपली डिस्क्राइब करें तो जैसे ही आप कोई न्यू एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होते हो या फिर जैसे ही आप किसी गार्डन में एंटर होते हो तो कंटिन्यूसली स्नीजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर एरिया से थोड़े बहुत दूर चले जाते हैं तो वो स्नीजिंग है या फिर आँखों में से जो पानी निकलना है, वाटरी नोज जो है, तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो खुद ब खुद दूर हो जाते हैं. यानी कि जब आप एलर्जेंस के कांटेक्ट में होगी तभी आपकी बॉडी में जो है वो एलर्जी प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी. तो मेनली एलर्जी जो है उसके सिम्टम्स जो है वो है मेनली स्नीजिंग, देन वाटरी आइज यानी कि आंखों में से पानी निकलता है, देन रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि अगर कोई एलर्जेंस जो है वो थ्रू द इन्हेलेशन अगर अंदर गया है तो वो मेनली हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होगा तो उसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. तो ये कुछ एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स हैं और मेनली अगर हमारी बॉडी जो है उस एलर्जन की अगेंस्ट कोई एक्सक्रीटेड रिस्पॉन्स क्यों प्रोड्यूस करती है तो उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल जो है वो है हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन केमिकल्स. और ये जो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जो केमिकल्स है वो मेनली जो हमारे इम्यून सिस्टम के मास्ट सेल है उनमें से रिलीज़ होती हैं और इस दोनों केमिकल की रिलीज़ की वजह से हमारी बॉडी में जो है वो एलर्जी धीरे धीरे डेवलप्ड होती है. तो अब इस पर्टिकुलर एलर्जी को क्योर करने के लिए मेनली हम कुछ ड्रग फॉर एग्जांपल एंटी हिस्टामाइन यानी कि जो हिस्टामाइन की इफ़ेक्ट है उसे नील कर दे. तो ये एंटी हिस्टामाइन, देन एड्रीनालिन, स्टेरॉइड, ये कुछ ऐसे ड्रग है जो हम एलर्जी को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं. सो मेनली नाउडेज प्रॉब्लम क्या हो रही है, लाइफस्टाइल जो है पीपल की वो कम्प्लीटली चेंज होती जा रही है. तो हम जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि जैसे ही हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर होगा तो हमारी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जनरेट करती है. तो हमारी बॉडी जितने एंटीजन की ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी तो उतनी ही हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगी. लेकिन अभी जो मॉडर्न डेज या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो उन एंटीजन के कांटेक्ट में बहुत रेयरली आता है. तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ है वो एब्सेंट होती है या फिर उसकी जो
इम्यून सिस्टम है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, और जैसे ही वो बाय चांस कभी भी किसी ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है जिसके कांटेक्ट में वो पहले कभी नहीं आया, तो वो सब्सटेंस जो है वो उनकी बॉडी में एलर्जी जनरेट करता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है उनमें अभी ये एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मेनली एलर्जीज और ये जो अस्थमा है वो मेनली एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे पर्टिकुलर लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है। तो अब ये एलर्जी जो है वो डायग्नोज कैसे हो सकती है, यानी कि हमारे सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो उनमें से हमारी बॉडी को जो है वो कौन से सब्सटेंस की एलर्जी है उसके लिए मेनली स्किन एलर्जी टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो मेनली स्किन एलर्जी टेस्ट में हमारा जो हैंड का एरिया है वो और जो बैक का जो एरिया है वहाँ पे मेनली एलर्जी टेस्ट की जाती है। तो अब यहाँ पे फर्स्टली क्या होता है, जो सस्पेक्ट सब्सटेंसेस है यानी कि जिस पे हमें डाउट हो कि शायद इस पर्टिकुलर एलर्जन की एलर्जी हो सकती है, तो वो जो एलर्जन है वो थ्रू द इंजेक्शन हमारे स्किन में एंटर किए जाते हैं। तो जितने भी ये सस्पेक्ट सब्सटेंसेस जो है वो हमारी बॉडी में इस तरह से इंजेक्शन के थ्रू एंटर किए जाते हैं। उसके बाद मेनली आफ्टर 2 आवर्स उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन है उसे नोट किया जाता है। तो अब मेनली हमारी बॉडी को जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस से एलर्जी है तो उस एलर्जन के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ रेड रैशेस जो है वो जनरेट हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे इस तरह से बहुत सारे एलर्जेंस जो है वो एंटर किए हैं। तो अब ये सारे जो एलर्जेंस हैं उनमें से ये सिर्फ जो 3 एलर्जेंस हैं वो जहाँ पे एंटर किए हैं सिर्फ वहीं पे रेड रैशेस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने जो एलर्जेंस यहाँ पे एंटर किए हुए हैं हमारी बॉडी को उस पर्टिकुलर एलर्जन की एलर्जी है। तो इस तरह से जो एलर्जेंस हैं उन्हें डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलर्जन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो इस तरह से थ्रू दी स्किन एलर्जी टेस्ट हम एलर्जी का जो मेन रीज़न है या फिर जो एलर्जन है उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नाउ द सेकंड टॉपिक इज ऑटो इम्यूनिटी। सो मेनली जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ जो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी पैथोजन है उन्हें वो इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। तो अब ये जो वर्टिब्रेट्स की इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, तो वो मेनली 2 बेसिस पे डिपेंडेंट है। फर्स्टली इट इज़ एक्सेप्टेड दैट द हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। तो मेनली हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके पास ऑलरेडी एक कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल हैं वो सेल्फ यानी कि जो खुद की बॉडी सिस्टम के ऑर्गन्स या फिर सेल्स हैं, और नॉन सेल्फ यानी कि जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी का पार्ट नहीं है उसे वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ द सेकंड इज ड्यू टू द जेनेटिक एंड मैनी अदर रीजंस लाइक म्यूटेशन। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो हमारे खुद के सेल पे ही अटैक करती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी की ही जो सेल है वही डैमेज होते हैं। तो इस तरह की डिजीज़ जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो फॉरेन एंटीजन या फिर पैथोजन और जो हमारे सेल्फ एंटीजन या फिर जो सेल्फ सेल है उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते, और उसकी वजह से जो सेल्फ एंटीजन या फिर जो सेल्फ सेल्स हैं उनकी अगेंस्ट ही एंटीबॉडी जनरेट कर देती हैं, और वो जो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ है वो हमारे खुद की बॉडी ऑर्गन या फिर जो सेल्स हैं
उनको डैमेज करते हैं। तो इस तरह की जो डिजीज़ हैं उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि हमारी खुद की इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे खुद के ऑर्गन को जो है वो डैमेज कर रही है। अब ऐसे कुछ हम एग्जाम्पल देखें तो मेनली ऑटो इम्यून डिजीज़ में हम इंक्लूड कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देन पर्नीसियस एनीमिया। तो मेनली पर्नीसियस एनीमिया में हमारे जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है जो स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं उनकी अगेंस्ट ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में विटामिन B12 जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। देन उसके अलावा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें मेनली जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उसी के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी नर्व सिस्टम है उस पर अफेक्ट होता है। देन हाशिमोटो डिजीज़, जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट होती है। तो ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे सेल्स या फिर हमारे जो सेल्फ ऑर्गन्स है उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। देन उसके बाद है हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे फॉर्म होती है या फिर कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इस इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन या फिर एलर्जन जो है वो एंटर होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होती है और उनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी जनरेट करके हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो मेनली हमारे इम्यून सिस्टम में लिम्फोइड ऑर्गन, देन लिम्फोइड टिश्यूज, सेल्स और एंटीबॉडीज़ जो है वो इंक्लूडेड है। जो फॉरेन एंटीजन या फिर जो पैथोजन है उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, देन उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और हमारी बॉडी को उसे प्रोटेक्ट करते हैं। सो मेनली पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो मेनली ये ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो हैं, जो कि एक WBC के ही सब टाइप है। तो ये लिम्फोसाइट जो हैं वो जहाँ पे जनरेट होते हैं, मैच्योर होते हैं और प्रोलिफरेट होते हैं। तो मेनली उनकी ओरिजिन, मैच्योरेशन और जो प्रोलिफरेशन की साइट है उसे हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। सो मेनली ये जो लिम्फोइड ऑर्गन है उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो मेनली ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे और जहाँ पे ये लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर होके एंटीजन सेंसिटिव बनेगी, यानी कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की जो कैपेसिटी है वो उनको मेनली यहाँ पे जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वहाँ पे मिलती है। तो हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में इंक्लूड कर रहे हैं बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड को। देन उसके बाद है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो ऐसे ऑर्गन है जो कि जो मैच्योर लिम्फोसाइट है उनको एक साइट और एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ये लिम्फोसाइट जो है वो एंटीजन को साथ इंटरेक्शन कर पाए, जिसकी वजह से वो लिम्फोसाइट जो है वो उस पर्टिकुलर एंटीजन या फिर पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म कर सके। तो ये जो लिम्फोसाइट और एंटीजन की इंटरेक्शन साइट है उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इन विच स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, then pairs patches in small intestine। तो ये जो पेयर्स पैचेस हैं वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है वहाँ पे प्रेजेंट है। देन अपेंडिक्स। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो कि लिम्फोसाइट को पैथोजन के साथ इंटरेक्शन के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। सो फर्स्ट हम बात करते हैं बोन मैरो की, विच इज़ अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये जो बोन मैरो है वो हमारी जो पूरी लिम्फोइड सिस्टम या फिर जो इम्यून सिस्टम है उसका एक मेन ऑर्गन है,
क्योंकि हमारे सारे जो ब्लड सेल हैं इंक्लूडिंग all the WBC and RBC that are generated in the bone marrow। तो ये bone marrow जो है वो हमारे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन साइट्स है। तो मेनली bone marrow जो है वो हमारी बॉडी में जो स्पॉन्जी बोन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, ये पूरा बोन जो है उसके अंदर जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो है बोन मेरो। तो यहाँ पे जो लिम्फोसाइट बोन मेरो में प्रोड्यूस होंगे और वहीं पे मैच्योर होंगे तो उस लिम्फोसाइट सेल को हम बोलेंगे बी लिम्फोसाइट्स विच इज मेनली इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। देन उसके बाद है सेकेंड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज थाइमस। नाउ मेनली द थाइमस इज अ लॉब्ड ऑर्गन, दैट इज देयर इज lobe inside the thymus gland। और ये थाइमस ग्लैंड की हम लोकेशन की बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारे हार्ट का जो स्ट्रक्चर है या हार्ट जो है उसके नियर और जो हमारे पूरा ब्रेस्ट बोन है उसके बीनीथ में प्रेजेंट होती है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये हार्ट के पास में और जो हमारा ब्रेस्ट बोन है उसके एग्जैक्ट बीनीथ जो ग्लैंड लोकेटेड है वो है हमारी थाइमस ग्लैंड। तो ये थाइमस ग्लैंड जो है उसमें जो भी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगे क्योंकि वो मेनली जनरेट जो है वो बोन मेरो में ही होंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ लिम्फोसाइट जो है वो इमेच्योर होंगे और ये जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है वो अगर मूव होके इस थाइमस ग्लैंड में आए और वहाँ पे मैच्योर होंगे तो हम ऐसे लिम्फोसाइट को बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स विच हेल्प्स बी सेल इन द जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी। ना यहाँ पे ये जो थाइमस ग्लैंड है उसकी हम स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये थाइमस ग्लैंड जो है वो एट बर्थ टाइम उसकी जो साइज़ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और जैसे ही एज जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है तो थाइमस की जो साइज़ है वो रिड्यूस होती जाती है। यानी कि जब प्यूबर्टी अटेंड होती है तो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड जो है वो उसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाती है कंपेयर एट दी बर्थ टाइम। तो ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एज के साथ साथ उसकी साइज़ है वो रिड्यूस होती जाती है। तो इस तरह से ये दोनों बोन मेरो और थाइमस जो है वो लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। नाउ द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज स्प्लीन। सो मेनली स्प्लीन जो है वो बीन शेप का एक ऑर्गन है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्प्लीन ग्लैंड है जो कि एक बीन शेप का ऑर्गन है और मेनली ये जो स्प्लीन है उसमें मेनली लिम्फोसाइट और जो फैगोसाइटिक सेल है ये दो टाइप के सेल ही प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये स्प्लीन जो है उसका मेन फंक्शन जो है वो है ब्लड फिल्ट्रेशन का। यानी कि ब्लड के अंदर जो भी माइक्रोब्स होंगे उन माइक्रोब्स को ये स्प्लीन जो है वो फिल्ट्रेट करेगी और इस स्प्लीन में जो लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स है वो उन एंटीजन को हमारी बॉडी में से रिमूव करेंगे। तो इस तरह से ये स्प्लीन जो है वो एज अ ब्लड फिल्ट्रेशन साइट एक्ट करती है। उसके अलावा ये स्प्लीन जो है वो एरिथ्रोसाइट के लिए एज अ रिजर्वियर काम करती है। यानी कि जब हमारे एरिथ्रोसाइट की जो लाइफ साइकिल 120 डेज की है वो कंप्लीट हो जाती है तब ये जो स्प्लीन है वहाँ पे आके ये आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन। देन उसके बाद हम इम्यून सिस्टम के दूसरे पार्ट्स की बात करें तो वो है लिम्फ नोड। तो ये लिम्फ नोड जो है वो पूरी हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उस पूरी सिस्टम में जो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में जो भी डार्क राउंड देख रहे हैं तो ये जो डार्क राउंड सॉलिड स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं लिम्फ नोड। और ये लिम्फ नोड जो है वो हमारी पूरी लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें स्प्रेडेड होते हैं। तो ये लिम्फ नोड जो है उसका मेन फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी में जो लिम्फ जो कि एक तरह का हमारा बॉडी फ्लूइड है लाइक ब्लड
तो उस लिम्फ में या फिर जो हमारी टिश्यू के अराउंडिंग जो फ्लूइड है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, तो ये लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड इन दोनों में जो एंटीजेंस या फिर पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें ये जो लिम्फ नोड है वो कैच करते हैं। और ये लिम्फ नोड जो है वो हमने पहले भी बात की कि इसमें लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो वापस से इन एंटीजन या फिर पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके उन्हें हमारी बॉडी में से रिमूव करेंगे और इस तरह से वो उस पैथोजन या फिर एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेंगे। नाउ द अदर ऑर्गन आर लिम्फॉइड टिश्यू। सो मेनली हमारे जो मेजर ट्रैक्ट्स है यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक और जो यूरोजेनिटल ट्रैक है उसकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है यानी कि ऐसा लेयर जिसमें से जो सेल है वो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, तो ऐसी जो म्यूकोजल लाइनिंग जो है उसमें मेनली जो लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होती हैं उसे हम बोलते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, इन शॉर्ट माल्ट। तो ये माल्ट जो है वो इस तरह की लिम्फॉइड टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी की जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसके साथ एसोसिएटेड है। सो हमारी बॉडी में जितने भी लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है उसका जो 50% है वो मेनली हमारी जो ये मेजर ट्रैक है उनका जो म्यूकोजल लाइनिंग है उससे एसोसिएटेड होते हैं।